हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी में। तो आज हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, जिसका कि ये जी हाँ प्रैक्टिस सेट 15 है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जी हाँ, तो देखते हैं आज का पहला सवाल है आपका, डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर्स एंड फार्म्स। जी हाँ, सवाल है आपका, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है जो दोस्तों। डैश को व्यक्तिगत निर्णयन की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता संसाधनों के स्वामी तथा फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत निर्णयन की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता संसाधनों के स्वामी तथा फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स जी हाँ अर्थशास्त्र से लिए गए हैं और इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं, जिसका मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्वेश्चन को। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ, मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। ये सीएचएसएल के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। जी हाँ, सभी हम एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जी हाँ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये शाखा है। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपुल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कैटेगराइज्ड एज डैश। जी हाँ, सवाल है आपका, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जी हाँ, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, कर्निंग पुअर यानी कि विलोड़न गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, विलोड़न गरीब। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट लीड्स टू डैश। एक उत्पाद की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि डैश का कारण बनती है। जी हाँ, किसका कारण बनती है यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक का अनियोजित विसंचयन। स्टॉक का अनियोजित विसंचयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसंचय। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संदर्भ में मध्यवर्ती माल से हमारा क्या तात्पर्य है। जी हाँ, आर्थिक संदर्भ में मध्यवर्ती माल से हमारा क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड डैश। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है डैश कहलाती है। जी किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है डैश यानी कि क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 31 का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, डिराइव डिमांड यानी कि व्युत्पन्न मांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी, इसका राइट आंसर है व्युत्पन्न मांग। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 है हमारा, व्हाट इफेक्ट विल डिक्रीज इन डिमांड एंड एन इंक्रीज इन सप्लाई हैव एन इक्विलिब्रियम प्राइस। संतुलित कीमत पर मांग में कमी तथा आपूर्ति में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है हमारा
हो जाएगा उसका राइट आंसर संतुलित कीमत पर जी मांग में कमी तथा आपूर्ति में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए संतुलित कीमत कम होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, यानी कि संतुलित कीमत कम होगी, संतुलित कीमत कम होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, यानी कि जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तब मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तब मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आउटवर्ड शिफ्ट, यानी कि बाह्य खिसकाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य खिसकाव इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 34 क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज इट्स प्राइस राइजेज। जी हाँ, डैश उस प्रकार की वस्तु है जिसकी मांग कीमत बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गिफेन गुड, गिफेन या निम्न स्तरीय वस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गिफेन गुड। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 35 है दोस्तों। जी हाँ, सवाल है आपका, फॉर इकोनॉमिक्स डैश रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस डैट पीपल आर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाई। अर्थशास्त्रियों के लिए डैश से आशय किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे लोग क्रय करना चाहते हैं और क्रय करने में सक्षम है, यानी कि अर्थशास्त्रियों के लिए डैश किससे आशय है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मांग से आशय। जी हाँ, अर्थशास्त्रियों के लिए मांग से आशय किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे लोग क्रय करना चाहते हैं और क्रय करने में सक्षम है, ऑप्शन नंबर ए डिमांड मांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। जी दोस्तों, सवाल है आपका, व्हाट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन आइटम कॉल्ड। किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ये MTS 2019 जी हाँ 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देख सकते हैं दोस्तों SSC MTS के क्वेश्चंस का लेवल। जी हाँ, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जी हाँ 36 नंबर क्वेश्चन है। जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द लॉ ऑफ, ये भी MTS का ही क्वेश्चन है दोस्तों, काफी ध्यान से देखिएगा और MTS का क्वेश्चन का लेवल भी जरूर समझिएगा। एज पर द लॉ ऑफ डिमांड इफ ऑल अदर कमोडिटीज रिमेन द सेम देन द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा निगेटिव, यानी कि नकारात्मक संबंध होता है। जी हाँ दोस्तों, वस्तु में समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में नकारात्मक संबंध होता है, निगेटिव संबंध होता है, निगेटिव नकारात्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। सवाल है, सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। विच अमोंग्स द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। निम्न में से कौन उत्पादन के चार प्रमुख साधनों में से एक नहीं है। जी हाँ, चार प्रमुख साधनों में से एक कौन नहीं है, उत्पादन के चार प्रमुख साधनों में से जी हाँ कौन सा एक ऑप्शन नहीं है, वही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी व्यय। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी व्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये चार प्रमुख साधनों में से एक नहीं है। भूमि, श्रम और उद्यमिता ये जी हाँ चार प्रमुख साधनों में से एक एक हैं, तो व्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के 40वें क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डज द लोरेंज कर्व इंडिकेट? जी हाँ, इंडिकेट लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, आय वितरण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आय वितरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आय वितरण को दर्शाता है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जी ये क्वेश्चन नंबर 40 था दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसको भी। सवाल है आपका, उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से आय के स्तर के भीतर खर्च कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, रुक जाइए दोस्तों, ये जी हाँ क्वेश्चन, हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बजट लाइन। उसे हम कहते हैं बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट लाइन। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा ध्यान से। विच इकोनॉमिक्स गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉटफ्रीड हैबर। जी हाँ, गॉटफ्रीड हैबरियर, गॉटफ्रीड हैबरियर। जी हाँ, गॉटफ्रीड हैबरियर ने यह सिद्धांत दिया था। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द आउटपुट इज इक्वल टू जीरो द वेरिएबल कॉस्ट इज डैश? जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत क्या होता है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। जी हाँ दोस्तों, जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल्स एंड लेबर दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड? सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल तथा श्रम जिनका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है उनकी लागत को क्या कहते हैं? जी, उनकी लागत को क्या कहा जाता है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रियल कॉस्ट, यानी कि वास्तविक लागत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक लागत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मार्केट प्लेस इन विच ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विस इज बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड डैश? वह बाजार स्थल जहां अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं बेची जाती है क्या कहलाता है? जी, वह बाजार स्थल जहां अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं बेची जाती है क्या कहलाता है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद बाजार। जी हाँ दोस्तों, उत्पाद बाजार यानी कि प्रोडक्ट मार्केट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्ट मार्केट, उत्पाद बाजार उसको कहा जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मार्केट स्ट्रक्चर, अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फार्म्स इज कॉल्ड? वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा, जी केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है, वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओलिगोपोली, जी हाँ अपलाधिकार ओलिगोपोली। जी हाँ, वह बाजार संरचना क्या कहलाती है, अपलाधिकार। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ क्वेश्चन 47 है, इन इकोनॉमिक्स बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट एंड सिमुल्टेनियसली सेलिंग एन आइडेंटिकल एसेट इन अनदर मार्केट एट अ हायर प्राइस इज टर्म एज डैश? अर्थशास्त्र में एक बाजार में संपत्ति खरीदना तथा उसी समय किसी अन्य बाजार में समरूप संपत्ति को उच्च कीमत पर बेचने को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, यही हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतरअर्पण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आर्बिट्रेज, यानी कि अंतरपणन उसे कहा जाता है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन मार्केट प्राइजेज एंड विद इन द पार्टिकुलर इनकम लेवल। डैश दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिसे एक उपभोक्ता दी गई बाजार कीमतों पर अपनी आय स्तर के भीतर खरीदने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है, यही हमें बतलाना है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बजट रेखा कहलाता है। जी हाँ, बजट रेखा, ऑप्शन नंबर डी बजट रेखा, बजट लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, एमटीएस से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, आफ्टरनून शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। जी हाँ, 5/8/2019 का क्वेश्चन है एमटीएस आफ्टरनून शिफ्ट का।
काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है। जी हाँ, उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से, उसे ही हमें बतलाना है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन रुकिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर यानी कि टैक्स। जी हाँ, टैक्स कर जो कि इन कारकों में शामिल एक कारक नहीं है। टैक्स कर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि पूंजी, श्रम, भूमि, ये जी हाँ ये तीनों कारक जो हैं इसमें शामिल है। उत्पादन के कारक में ये तीनों शामिल हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 50, जी हाँ 25 वह क्वेश्चन है ये। प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉलोज विच अप्रोच, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट प्लस अप्रोच यानी कि लागत आधिक्य दृष्टिकोण। जी हाँ, कॉस्ट प्लस अप्रोच लागत आधिक्य दृष्टिकोण, जी हाँ दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ और आपका 15 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए दोस्तों। 20 भी क्वेश्चन सही हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और दोस्तों इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।